तो गाइस आज हम विजन आइस के सितंबर महीना के करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और हम इसी तरह हर हर एक मंथ का जनवरी से लेकर प्रीलिम्स के इधर तक जितने भी मंथली मैगजीन होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहो उसमें, जितने भी चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन इससे कोरिलेट होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और किस तरह से किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेंगे मेंस के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखना और हम आगे बढ़ेंगे और हम कंटिन्यूस सीरीज चलाएंगे विज़न आईएएस के। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं तो जानते हैं जिस तरह विज़न ने सबको हम करेंगे, हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे आज पॉलिटी है तो पॉलिटी, जैसे ये बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस है तो आज यहाँ से एक वीडियो बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह हम इसका बनाएंगे एक दिन। तो टोटल टोटल लगभग 10 सेक्शन है तो 10 वीडियो बनाएंगे, हर एक सेक्शन के लिए एक वीडियो बनेंगे और टोटल बाद में मर्ज कर देंगे। जिसको एक साथ में देखना हो वो देख लेना। तो जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी PIQs पूछे गए हैं यूपीएससी मेंस में चाहे प्रीलिम्स में, उसको हम डिस्कशन करेंगे। और नहीं भी पूछेंगे तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और मेंस के लिए M लिखेंगे, प्रीलिम्स के लिए P लिखेंगे। और दूसरा बात, हम हाईलाइट किए कोई भी जब डाटा हो या फैक्ट हो तो हम उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। और ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिसको भी ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे या तो वो डाटा फैक्ट होंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये कलर याद रखना। और जो हम येलो कलर जो है इसका काम मेंस के लिए है, इसका यूज़ मतलब मेंस और कुछ नहीं। और ये जो कलर है पिंक, ये प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा हमारी वीडियो देखने से पहले। ये हम हर एक सेक्शन में बोलेंगे ताकि कोई किसी चीज़ को छूट ना जाए। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट ही बनाएंगे ताकि कहीं भी आप आसानी से सुन सको। और जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं सब आपको डिस्कशन करूँगा। और साथ साथ आपको ये बताता भी चलूँगा कि कौन सारा पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। बाद बाकी इतने सारे चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, ना हम याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसका फर्स्ट टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। इसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का डेफिनेशन याद रखना जरूरत है क्योंकि यूपीएससी इथिक्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस में GS2 में ये पूछे जाते हैं। इथिक्स GS4 में और 2 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो जितने भी हमने हाईलाइट किए मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह किन चीज़ों पर ध्यान देना और किन चीज़ों का बस याद रखना है। तो पहले देखिए क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स है क्या और क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR, जिसको जो फाउंड किया है कि 47% ऑफ द मिनिस्टर इन इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन कैबिनेट एंड द स्टेट कैबिनेट हैव डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। आउट ऑफ 27% आर द सीरियस नेचर। देखो ये इंपॉर्टेंट डाटा याद रखो मेंस के लिए। 47% ऑफ द मिनिस्टर हो, कौन ही, चाहे यूनियन कैबिनेट का हो स्टेट कैबिनेट का हो उस जो है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और जो है 27% ऑफ आर द सीरियस नेचर। सोचो इतनी बड़ी बात है। तो सॉरी। तो देखें इससे आगे बढ़ने कैसे कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि किससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। PIQ नहीं है बट हाँ एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन देखो, डिस्कस अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज मेंशन द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। वाला क्वेश्चन नहीं, अगर आप संभव हो तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं और कोई आपका आसपास हो उसका अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको लिखो। इनोमरेट, दूसरा क्वेश्चन है इनोमरेट द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व विद द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आल्सो सजेस्ट द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। चलो आप ये दो क्वेश्चन को देखो और एज ए ब्रेन स्टॉर्म करो कि क्या आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो देखो कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स क्या है। पहले तो इम्पोर्टेंट यूपीएससी के मेंस के लिए है कि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का डेफिनेशन आप अच्छी से कहीं आप लिख लो, क्योंकि आप इसको अगर याद कर लोगे, लिख लोगे, तो आप हर जगह इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेशन हम पता करते हैं क्या है कि एंट्री criminalization politics refers to the entry and the participation of persons with the criminal background in the political and electoral process। जो एंट्री है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड और इलेक्टोरल प्रोसेस में जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि ऐसे व्यक्ति जिसके क्रिमिनल केसेस हों, जब वो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में और वो आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स बोलते हैं। सिंपल, द एंट्री एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड्स इन द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। बस इतना ही याद रखना, आगे बढ़ जाना। और देखो मैं कहीं मैं जानता हूँ कि डायमेंशन कितने इंपॉर्टेंट है, और उसको डायमेंशन को फिर एलाबोरेट करना उसका एक अलग पार्ट है। तो सबसे याद रखना, जितने भी येलो में इस जो हाईलाइटेड किए हैं, यही सब इम्पोर्टेंट रखना होते हैं। बाद में आप जो इसका एलाबोरेशन आप खुद कर सकते हो। जो भी हम यहाँ हाईलाइट किए हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी आप इतना याद रखो मत रखो, आप खुद एलाबोरेट कर सकते हो चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं कि कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स क्या है। इसमें टोटल 5 पॉइंट है, ये 5 डायमेंशन है, ये 5 सब हेडिंग्स है। इसमें पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस है। इसमें क्या आता है कि क्रिएटिंग ए विस्कस साइकिल बना देता है कि किस प्रकार जो जो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल क्रिमिनल इंटर इनटू पॉलिटिक्स टू गेन इम्यूनिटी एंड लेजिटिमेट। अब जब ये इंटर होते हैं तो ये क्या होता है कि हर सभी बंदों के साथ एक ऐसे म्यूचुअल कोरिलेशन बना लेता है, तो एक साइकिल बना लेता है। आप देखो इसी को लेकर बोगरा कमेटी रिलेटेड है इसी से, कि हाईलाइटेड द नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सेटअप्स। तो आप कभी भी इसको कोट अप कर सकते हो अपना आंसर में। बोगरा कमेटी रिपोर्ट 1993। बिनेबल कैंडिडेट्स, अगर देखो कि जिसके क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड है, वो उसका जो जीतने का चांस होता है इलेक्शन में, वो 15.3% होते हैं, और जिसके पास कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होते वे ओनली 4.4 चार्ज है। तो यही दिखाता कि अगर आपके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप ज़्यादा चांस है कि आप जीत जाओगे। तो ये हमारे दुर्भाग्य है। तो आप याद रखो, इसको बस ध्यान में रखो कि ये डायमेंशन है, जिसे पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सेस, विनेबल ऑफ कैंडिडेट्स, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस। द हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन होने के कारण ब्लैक मनी सब क्या चक्कर चलते हैं, स्लो जस्टिस सिस्टम्स। देखो इसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण भी होते हैं। स्लो जस्टिस में क्या है, 55% राइज इन MPs विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड सिंस 2009 ADR रिपोर्ट 2024 इसके अनुसार। अब यहाँ देखें कि इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। देखो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो जाएंगे, लॉ ब्रेकर्स एज ए लॉ मेकर हो जाएंगे, जो लॉ को ब्रेक करेंगे वही लॉ बनाएंगे, तो बहुत ही अनफेयर हो जाएंगे। अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शंस हो जाएंगे। अब देखो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बात करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8। इसमें जो हीनियस क्राइम होते हैं या जो 2 साल से जो सेंटेंस टू 2 और मोर ईयर्स वो होते हैं, उसको क्या डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं एज ए मेंबर। हो गया, ये RPA 1951 बात करता है, याद रखना। एंटी डिफेक्शन एक्ट बात नहीं करता है, इसका RPA करता है। यूपीएससी कई बार हम फंसा देता है कि इसकी जगह एंटी डिफेक्शन लॉ दे देगा, तो वो नहीं है। कि डिस्क्वालिफिकेशन इसका 2 है कि हीनियस क्राइम होगा और सेंटेंस 2 साल से ज़्यादा उसका जेल हो, तो उसको एज ए मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर देता है। सेक्शन 11 में ये भी यही बात करता है। रिसेंट इनिशिएटिव क्या है देखते हैं। 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है टू सीक द अमेंड आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 164। इट प्रपोज दैट ए मिनिस्टर अरेस्टेड और डिटेन फॉर द 30 consecutive days for an alleged offence punishable with the imprisonment at least 5 years shall be removed for the office।
तो ये चीज़ है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखना। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें आप एक केस याद रखो, इतना चीज़ें तो याद नहीं रख पाओगे, ऑब्वियस बात है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हम लोग बहुत ही अवेयर हैं इस केस में। द इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, ये बात करता है कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द सिटिंग लेजिस्लेचर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस 2 और मोर ईयर्स ऑफ द इम्प्रिजमेंट। तो जब भी आप इस पॉइंट को लिखोगे, इस पॉइंट को, तो लिली थॉमस कोस को आप कोट कर सकते हो। उससे ही रिलेटेड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019 है। अब वे फॉरवर्ड आप क्या लिखोगे? वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि इनहेंस पेनाल्टीज फॉर द फॉल्स एफिडेविट्स, जो 244 लॉ कमीशन बोलता है इसी बात को। डेडिकेटेड इलेक्शंस बेंचेस बनाना चाहिए। और रिव्यू ऑफ सेक्शंस 11 ऑफ आरपीए एक्ट। The convictions for the serious crimes should be kept out the election commission's power to reduce the period of disqualification, ये भी important चीज़ है। फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ब्राउट अंडर द आरटीए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको आरटीए के अंदर लाओ, ताकि ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल रिफॉर्म हो पाए। चलो, अब ये हो गया है, फर्स्ट मैंने टॉपिक कर लिया। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जुडिशियल पेंडेंसीज। तो जुडिशियल पेंडेंसीज क्या है? द केस बैकलॉग इन सुप्रीम कोर्ट हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 88,417, मतलब 88,417 केसेस हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो एज डाटा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट डाटा याद रखने की कोशिश करना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना? 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस है। हाई कोर्ट में 63 लाख पेंडिंग केसेस। तो आप देख सकते हो हमारे इसमें कितने केसेस पेंडिंग केसेस है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 88,417, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस, और जो हाई कोर्ट है 63 लाख पेंडिंग केसेस है। और रीज़न क्या है इस पेंडिंग केसेस का, उसके बारे में 6 पॉइंट है। आप 6 पॉइंट को जानो, और ताकि आप कहीं भी अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हो। बस यही, जो जितने भी हम हाईलाइट किए यही इंपॉर्टेंट है, बाद में आप खुद इसको एलोबरेट आप कर सकते हो। तो आगे चलते कि क्या रीजंस हैं जो पेंडिंग केसेस बढ़ते हैं। पहली बात तो है इनएडिक्वेट जज पॉपुलेशन रेशियोज। देखो, एक 120 लॉ कमीशन बोलता है कि 50 जजेस पर मिलियन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है 21 जजेस पर मिलियन। तो ये जो खाली ये पॉइंट लिखो और ये डाटा दे दो, बस आपका पॉइंट सफिशियंट हो जाएगा। मैं कभी आपको टॉपर्स के कॉपीज दिखाऊंगा, बस वो इतना ही लिखते हैं, बस ये लिखेंगे और इसके एग्जांपल दे देंगे। वो चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं जब आप इस तरह लिखते हो। तो दूसरा पॉइंट है कि इनफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम सब पढ़ते हैं, वो इनफेक्टिव हो गए हैं और इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। सिस्टमैटिक एंड प्रोसीजरल इनफिशिएंसीज हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट एडजॉर्टमेंट होते हैं, फ्रिवोलस लेजिस्लेशन होते हैं, वीक कंपाइलेंस होते हैं, पोर केस मैनेजमेंट होते हैं। डिफिशियंसी इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कहीं ना कहीं रीजन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस हो सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट स्टाफ्स, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज इन द लोअर कोर्ट्स, लिमिटेड टेक्नोलॉजीज, ये है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इंडिया इज स्पेंट, देखो ये भी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या है कि ओनली 0.1% ऑफ जीडीपी खर्च करता है जुडिशरी पर, बट डिफेंस में 2% करता है। अगर इसका कंपैरिजन देखोगे डिफेंस से, तो ये बहुत ही कम है, ओनली 0.1%। गवर्नमेंट एंड लिटिगेशन, गवर्नमेंट एजेंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% लिटिगेशन, ये भी है। इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी, अब देखेंगे कि अगर जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट क्या पाएंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर पेंडेंसी बढ़ेंगे तो हमारे फंडामेंटल राइट जो अंडर आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो वायलेट हो जाएंगे। किसी में कहा था, ये हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1917 में कहा था, याद रखना कि जब भी पेंडेंसी केसेस बढ़ेंगे तो हमारे आर्टिकल 19 वायलेट होगा। आर्टिकल 19 नहीं होगा, सॉरी, याद रखना, आर्टिकल 19 वायलेट नहीं होगा, आर्टिकल 21 होगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कौन से केसेस में था? हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चलो आगे बढ़ते हैं।
पहली बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल देख लें कि कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा जब जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ेंगे। अब सोशल देखेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक देखेंगे, इसके बाद अदर देखेंगे। तो ये प्रोसेस होता है कि हम कैसे आंसर लिखें। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो पॉइंट ज़्यादा जनरेट कर पाओगे। तो सोशल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? वीकनिंग रूल ऑफ लॉ, फिर डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ द पोर होगा, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बढ़े जाएंगे। बस इतना ही लिखना है, अंडर ट्रायल प्रिजनर बढ़ जाएंगे। एक डाटा दे दो, 76% प्रिजन इन इंडिया रिमेन द इन इनकैरक्रेटेड विदाउट कन्विक्शंस। देखो कितने बड़ी बात है ये और सोचनीय बात है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो इंक्रीज लिटिगेशन कॉस्ट होगा, रिपीटेड हायरिंग होंगे, एडजॉर्नमेंट्स होंगे, लॉयर फीस होंगे, ये सब ज़्यादा देने पड़ेंगे तो खर्चा बढ़ जाता है आदमी का। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कि क्लियरेंस 6 टू ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये जो क्या होगा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको ब्लॉक कर देंगे। इरोजन ऑफ ट्रस्ट भी हो जाएंगे कि पेंडेंसी जैसे बढ़ेगा तो हमारे जुडिशरी पर जो विश्वास है वो ख़त्म होते जाएगा। इसी को हम एक कीवर्ड याद रख सकते हैं, ब्लैक कोट सिंड्रोम्स। ब्लैक कोट सिंड्रोम नहीं, कुछ नहीं है, बल्कि ये डिलेड इन डिलीवरिंग जस्टिस। बस इतना ही इंपॉर्टेंट रखो कि ब्लैक कोट सिंड्रोम, इरोजन, जब किसी भी केस में पेंडेंसी बढ़ जाते हैं तो हम इस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कीम्स इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द केस पेंडेंसीज। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने स्कीम्स है जो गवर्नमेंट का एफर्ट है जो पेंडेंसी केसेस को कम करे। तो उसमें से देखते हैं क्या क्या है। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म NMJDLR 2011, इसमें बताया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी, जिसमें कोर्ट हॉल बनाएंगे, रेसिडेंशियल यूनिट बनाएंगे फॉर जजेस के लिए, लॉयर्स हॉल बनाएंगे, टॉयलेट्स बनाएंगे, डिजिटल फैसिलिटीज़ इन कोर्ट्स, ये सब प्रोवाइड करेंगे अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। याद रखना, ई कोर्ट मिशंस मोड प्रोजेक्ट फेज 1, 2 एंड 3। इसमें कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट होगा, ई फाइलिंग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, एट्सेट्रा। द इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कॉमर्शियल कोर्ट अंडर द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 फास्ट डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे, जिसमें फास्ट डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट होंगे, लोअरिंग द प्रिकॉशनरी जुरिस्डिक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट होगा, ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाएंगे कि लॉन्ग पेंडेंसीज केसेस होगा, हीनियस क्राइम्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पोक्सो कोर्ट हो गया, इसको बैठाया जाएगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि लोक अदालत, मेडिएशंस, आर्बिट्रेशंस, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये बाहर से ही केस को सॉल्व कर देते हैं। अब वे फॉरवर्ड इसका क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करो, जिसमें नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, इस ऐसे बॉडी बनाओ। कौन बॉडी नाम? नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी। किसने बोला था? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन इन 2021 सॉरी। फिर आगे चलते एडॉक जज को अपॉइंट करो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन है कि आर्टिकल 128 एंड आर्टिकल 224A की अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस रिटायर्ड जजेस एज एडॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 128 एंड 224A फिल्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू एडॉक जज, अपॉइंटमेंट ऑफ द एडॉक जज। आगे चलते हैं कि सेटिंग टारगेट एंड टाइमलाइंस, कंट्रोलिंग, नेक्स्ट पॉइंट कंट्रोलिंग एडजॉर्नमेंट्स, फिर रिफॉर्मिंग लिटिगेशन प्रैक्टिस, फिर ये सब क्या है, क्लियर लॉज, टाइमली कंप्लायंस, जो फ्रीवलस केसेस है उसको भी डिटर कर लेगा। प्रायोरिटाइजिंग ADR मैकेनिज्म, ये ADR मैकेनिज्म को जब ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उतना पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होते जाएंगे इन रूरल एरियाज में भी आल्सो। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल में जाएंगे तो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली इसके 5 साल कंप्लीट हुए। तो हम देखते हैं ये क्या है।
तो इसका देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ नेशनल मेडिकल काउंसिल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड बनाएगा जो मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन मेडिकल एजुकेशन एंड रेगुलेट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एंड प्रोफेशनल। फिर ये देखो ये जो इथिक्स भी इन्फोर्स प्रोफेशनल कंडक्ट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली, ये मतलब एक प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, अपना कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाएगा जो फॉलो करना होंगे सबको, जैसे मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन मेडिकल एजुकेशन एंड रेगुलेट इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च प्रोफेशनल। फिर आगे देख लेते हैं क्या है इसके। अब ये देखो कि अबाउट नेशनल मेडिकल कमीशन, इसके बारे में जानते हैं कुछ। ये स्टेटरी बॉडी है, याद रखना, नेशनल मेडिकल कमीशन इज स्टेटरी बॉडी अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशनर एक्ट 2019, नेशनल मेडिकल कमीशंस एक्ट 2019। ये 25 सितंबर 2020 को आया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस वाज डिसॉल्व। ये क्या हुआ कि इसने एक नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बना है। याद रखना कि जो ये है इसको रिप्लेस किया तभी आया। आगे चलते हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपॉइंट करते हैं उसमें टोटल 33 पर्सन होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 10 एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फिल्म्स के लिए याद रखना, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल्स जिसमें 33 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं और 22 जो होते हैं पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। सॉरी। फॉर ऑटोनोमस बोर्ड अंडर नेशनल मेडिकल काउंसिल्स, 4 ऑटोनोमस बोर्ड भी होंगे इसके अंदर। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ए मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड, एथिकल एंड मेडिकल रजिस्टर बोर्ड इत्यादि। अब देखिए इसमें इशूज़ क्या क्या आएंगे नेशनल मेडिकल काउंसिल के। गवर्नेंस गैप होंगे, बिग अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू द बॉडी डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स, इसमें डॉक्टर्स होंगे। फिर रेगुलेशंस हैं, इथिकल ओवरसाइट हैं, विदाउट जुडिशियल एक्सपर्टीज और टाइमलाइंस। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ये सब आगे देखो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो पहले बता दें कि जो इसका मेंबर कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन क्या है देखो कि हम ऐसे समराइज इसको कंक्लूजन कर सकते हैं। मॉडर्नाइज मेडिकल गवर्नेंस, एड्रेसिंग कंसर्न्स एंड एक्सेसिबिलिटीज़, इथिकल ओवरसाइट एंड इंक्लूसिविटी, सबको ध्यान में देखकर हम एक समराइज करके कर सकते हैं। अब देखो जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने डिटेल डिस्कशन की। अब जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको हम ऐसे फटाफट डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंच पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक वोट किया है और उसने गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दिया। तो हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता। जब तक हमारे यहाँ क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर जब तक कॉन्फिडेंस है, जब से उसके पास मेजोरिटी है, तब तक कोई इसको हटा नहीं सकता। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और उसको 5 ईयर खुलेंगे तभी वो हटेंगे एज ए गवर्नमेंट, याद रखना। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंच पार्लियामेंट ने वोट किया टू रिमूव द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर्स। तो हम आगे इसके इंडिया का और फ्रेंच का अलग अलग उसके डिफरेंसेस भी देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए है भाई, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन भी बने हैं कि तुलना कर दिया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडिया का प्रेसिडेंट का कंपैरिजन पूछ लिया। उसी तरह बहुत सारे स्कोप बनते हैं, तो याद रखना, ध्यान से देखना। अब देखो क्या है कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। ये रिपब्लिकन है, इंडिया में रिपब्लिकन है, इसमें बाइकैमरलिज्म भी है, जिसमें लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इम्फेसाइज ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से ले गए थे जो ये सब कॉन्सेप्ट हैं। और डिफरेंसेस क्या हैं देख लेते हैं। एस्पेक्ट हम लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल क्या है, जैसे हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक देखते हैं जिसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव लेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट लार्जली सेरेमोनियल। लेकिन फ्रांस में उल्टा हो जाता है,
फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हम सभी इससे वाकिफ़ है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या है, नहीं है तो कमेंट करो और बताओ कि क्या है। सर्च करो फिर कमेंट करो ताकि तुम्हें भी आइडिया हो जाए कि ये क्या है। ओके, सेमी प्रेसिडेंशियल विद द डुअल एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर्स। प्रोसीजर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ किस तरह होता है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं जो हम सेक्रेट बैलेट पेपर पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजेस। याद देख रहे हो किससे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, यहाँ इनडायरेक्ट, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट होते हैं, यहाँ डायरेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा कंट्री है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। चूजिंग रिमूविंग प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ क्या आता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड द मस्ट रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। हमारे इंडिया में ये कंडीशन है, लेकिन यहाँ उसके उल्टा है कि देखो द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट द मस्ट कीप असेंबली कॉन्फिडेंस, लेकिन असेंबली का कॉन्फिडेंस होना चाहिए यहाँ पे। फेडरल डिज़ाइन क्या है, क्वासी फेडरल है हमारे इंडिया का, ब्लेंड विथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। बट फ्रेंच में क्या है, वहाँ का सेंट्रलाइज अथॉरिटी है विद द लोकल गवर्नेंस एज अ सेंट्रल एजेंट्स। अप्रोच टू द सेकुलरिज्म, इसके देखो इंडिया में क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है, बट क्या है कि स्टेट मेंटेन न्यूट्रलिटी बट कैन इंटरवीन। बट यहाँ पे फ्रांस में क्या है, द फ्रेंच लाइसाइट्स enforces strict separations of the religions and the state, the bans of conspicuous symbols। याद रखना। तो हमने एक शॉर्ट न्यूज़ कवर कर लिए जिसमें फ्रेंच और इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका डिस्कस भी किए। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, विशाखापट्टनम का डिक्लेरेशन क्या है, देखो ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस, जिसमें स्तंभन सिविल सर्विस, डिजिटल कॉम्पिटेंसीज एंड एजाइल डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स। अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब देखो कि प्रपोजल क्या है विशाखा डिक्लेरेशन का, द नेशनल विजन क्या है इसका, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, द इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस होना चाहिए, एडॉप्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिटिक, ये सब चीज़ों पर ये गौर करेगा। इसके एग्जाम्पल भी हैं कि डिजिटल इंडिया भाषिनी, दीदी यात्रा, ये सब इनिशिएटिव्स हैं, ये सब इनिशिएटिव याद रखो और अपना आंसर में ये सब को डालने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा वैल्यू एडिशन होता रहे और अच्छा मार्क्स भी लेंगे। मार्क्स इनके लिए मिलते हैं, 12वीं जनरल पॉइंट सब कोई लिख देता है। रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल, अब देखो इसमें क्या, रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र का है, वो ये जो डिजिटल मॉडल अपना रहे हैं विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन से, तो ये सक्सेसफुल हुए हैं। जहाँ रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में, संपदा 2.0 मध्य प्रदेश में, तो याद रखना ये सब चीज़ें। ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, जियोग्राफिक आउटरीच बढ़ेगा, जो नॉर्थ स्टेट जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पे ये बढ़ेंगे। फिर क्या, साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इनेबल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स होंगे। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी होगी इसमें। नेशनल एग्री स्टेक फॉर बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, एडवाइजरीज एंड मार्केट्स। अदर कोलैबोरेशन जो हो सकते हैं बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशंस। रीजनल हब्स डेवलपमेंट, एग्जाम्पल विशाखापट्टनम एज IT एंड इनोवेशंस। याद रखना ये सब चीज़ें, बस यही याद रखना कि क्या क्या प्रपोजल है, 1-2 पॉइंट यहाँ से आ जाना और फिर अपना आंसर को लिख देना। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में कि इमिग्रेशंस एंड द फॉरेनर्स एग्जाम्पशंस ऑर्डर 2005। यूनियन मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स अभी एक ऑर्डर पर नोटिफाइड किया कि जो इमिग्रेशंस फॉरेनर एग्जाम्पशंस ऑर्डर 2005 अंडर द इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट 2015। इसमें क्या बोला है, इसमें देखो कि हाईलाइट ऑफ द ऑर्डर्स, इसके क्या क्या की हाईलाइट्स हैं और हम देखते हैं। एग्जाम्पशंस ऑफ पासपोर्ट फॉर वीज़ा, किनको ये इसके अंतर्गत एग्जाम्पशन किए गए हैं और इसके अंडर आते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑन ड्यूटी, इंडियन, नेपाली एंड भूटानी सिटीजन्स एट स्पेसिफिक बॉर्डर, तिब्बतन विद वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड द
स्पेशल परमिट्स स्पेसिफिक religious minorities Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis, Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who enter December 31, 2024 याद रखना। और वीज़ा एग्जाम्पशंस आल्सो अप्लाइड टू फॉरेनर्स होल्डिंग डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट्स द वेर वेड बाय एग्रीमेंट दोस एलिजिबल फॉर वीज़ा नॉन अराइवल सर्टन फॉरेनर मिलिट्रीज पर्सन्स विजिटिंग ऑन द नेवल वॉरशिप। तो ये रहा आज का हमारा सेक्शन जो हुआ, मैं हम दिखा देते हैं कहाँ हम लोग कितना कवर कर लिए। तो ऐसे हम लोगों ने क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स डिस्कस किए और जुडिशियल पेंडेंसी केसेस किए, हम लोग अलग अलग डाटाज देखे। इसमें क्या होता है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में देखें कि किस तरह जो एक विस्कस साइकिल बनते हैं क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन के बीच। और हम लोग अलग अलग डाटा भी देखें कि कितने क्रिमिनल हमारे यहाँ पे एक्टिव हैं, और इसके रीज़न भी देखे क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स के, और उसमें हम लोगों ने वे फॉरवर्ड भी देखा। जुडिशियल पेंडेंसी केसेस देखे कि हम लोग इंडिया में के सुप्रीम कोर्ट में 88,000 के करीब पेंडेंसी केसेस आ गए। उस तरह हमने अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी देखे और हाई कोर्ट के भी देखे, और इसके रीज़न भी देखे हमने कि इसके रीज़न क्या है कि किस तरह पेंडेंसी केस बढ़ रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन भी देखें और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लाया है और इनको कम करने के लिए। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन भी देखें जिसके 5 साल अभी पूरे हुए हैं। फिर हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट में देखें कि इंडिया एंड फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन देखे जिसमें सिविल सर्विस के टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से चर्चा हुआ। फिर इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर एग्जाम्पशन ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने आज यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें यहाँ तक कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग। ऑल द लव, ऑल द पावर। बाय।